हेलो एवरीवन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टॉपिक चल रहा था, इसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो फार हमने ये स्टडी कर लिया था कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो उतने मेंबर्स, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी प्रेसिडेंट द्वारा डिटरमाइन की जाती है कि वो कितने मेंबर्स होंगे, कितने समय के लिए वो मेंबर्स होंगे वो भी प्रेसिडेंट द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, और इन मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो भी प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, अब ये जो मेंबर्स हैं इनका रिमूवल किस प्रकार से किया जाता है, यानी किस प्रकार से इन मेंबर्स को अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर इन्होंने रिज़ाइन देना हो, तो अगर इन्होंने रेजिग्नेशन देना हो तो वो तो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। यानी हमने किया था कि हमारे इलेक्शन कमीशन में एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, प्लस इसके साथ कितने मेंबर्स हो सकते हैं, जितने भी प्रेसिडेंट चाहे। तो आज की डेट में कितने मेंबर्स हैं? आज की डेट में 2 मेंबर्स और हैं, यानी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और हैं। आप इसको इलेक्शन कमिश्नर्स लिख सकते हैं। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ये कंप्राइज करता है हमारा इलेक्शन कमीशन। और इनको असिस्ट करने के लिए बहुत सारे बाकी डेप्यूटी कमिश्नर्स होते हैं, रीजनल कमिश्नर्स होते हैं जो इनको असिस्ट करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। तो अगर इन मेंबर्स ने रिज़ाइन देना हो तो ये रिज़ाइन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, बट इनको अपनी पोस्ट से हटाने का एक और तरीका है और वो है रिमूवल का। तो इनको अब रिमूव कौन करता है और कैसे करता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर है इनको रिमूव किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। इनको प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है, बट क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इनको रिमूव कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब होता है कि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये खुद आपस में ही इसकी अपॉइंटमेंट, इसकी सैलरी, इसके रिमूवल्स ये खुद ही करती है। ठीक है, यानी इनका खुद का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है। तो ठीक है, किया जाता है इनका रिमूवल प्रेसिडेंट द्वारा, बट किनसे कंसल्टेशन करने के बाद? इलेक्शन कमीशन के ही मेंबर्स के कंसल्टेशन करने के बाद। तो अब इनके जो रिमूवल्स होते हैं इसमें हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो रिमूवल होगा वो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और उसके बाद जो रिमूवल होगा बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स प्लस जो रीजनल कमिश्नर्स हैं उनका। तो इनका जो रिमूवल होता है वो किस प्रकार से होता है? तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका रिमूवल किया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट करते हैं रिमूव। बट कब रिमूव कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? जब रेजोल्यूशन, क्यों रिमूव करेंगे? सबसे पहले इज रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, यानी या तो उन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया हो, जिसको बोलते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी ऐसा मिसबिहेव किया हो जो कि प्रूव हो चुका हो, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। और जो दूसरी बात होती है वो होती है इनकैपेसिटी। तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये जो व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे बैठा हुआ है वो केपेबल नहीं है अपना काम करने के लिए, या फिर उसने कोई मिसबिहेवियर किया है जो कि प्रूव हो चुका है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, तो प्रेसिडेंट है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर देगा। ऐसे नहीं, जब उसको लगेगा तो रेजोल्यूशन पास होगा, एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। कहाँ पे? इज पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ लोकसभा, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के दोनों घरों में, लोकसभा और राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होगा कि जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है क्या उसको रिमूव कर दिया जाए, उसने ये गलती की है या फिर वो केपेबल नहीं है अपनी सीट पे बैठने के लिए, तो क्या उसको रिमूव कर दिया जाए। तो लोकसभा और राज्यसभा में ये जो रेजोल्यूशन है पास होगा बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी या बाय स्पेशल मेजॉरिटी, जिसको आप बोलते हो बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी,
यानी 2/3 मेंबर्स की इसमें वोटिंग होनी चाहिए कि वो मेंबर्स चाहते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको रिमूव कर दिया जाए। तो जब ये रेजोल्यूशन लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी से, इफेक्टिव मेजॉरिटी से, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रिमूव हो जाएगा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इतनी आसानी से रिमूव नहीं होता। उसकी जो रिमूव करने की प्रक्रिया होती है वो किसके जैसी होती है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जैसी। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव किया जाता है उसी प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है। तो इसका मतलब जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या एंजॉय करता है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इसका मतलब क्या होता है कि जो उसका कार्यकाल है, जो उसका टेन्योर है, उस पे उसको वहाँ पे वो सिक्योर है, यानी वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के हिसाब से अपनी पोस्ट पर नहीं रहता। वो अपनी पोस्ट पर तब तक रहता है जब तक कि वो अपना काम इफेक्टिवली कर रहा है। अगर वो कोई गलती करेगा तो भी रेजोल्यूशन पास होगा लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से, उसके बाद ही वो रिमूव हो सकता है। तो इसका मतलब वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के आधार पर अपनी पोस्ट पर नहीं रहता। तो इसका मतलब वो क्या एंजॉय करता है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंजॉय करता है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर वो अपना काम अच्छे से कर रहा है तो उसको रिमूव करना आसान नहीं है। जब तक ऐसे नहीं है कि प्रेसिडेंट ने चाहा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये तो थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात। अब इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं नेक्स्ट अदर कमिश्नर्स, जो बाकी के कमिश्नर्स हैं। ठीक है। तो इसका जो रिमूवल होता है वो किसके जैसा होता है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है उसी प्रकार से जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको भी रिमूव किया जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं अदर कमिश्नर्स, बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं एंड रीजनल कमिश्नर्स हैं। बाकी के बचे हुए इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल कमिश्नर्स, उनको किनके द्वारा रिमूव किया जाता है? आर रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है, उसी सेम तरीके से रिमूव करता है, बट किससे? कंसल्टेशन करने के बाद, किससे? पूछने के बाद। अदर इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल कमिश्नर आर रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव करना होगा तो उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। लोकसभा राज्यसभा में से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी वो रिमूव हो पाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और बाकी के अगर जो इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करना है या रीजनल कमिश्नर को रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा, बट किससे? कंसल्टेशन करने के बाद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कंसल्टेशन करने के बाद। तो इससे आप एक बात समझ पा रहे हो? बात ये है कि इनको रिमूव करना इतना आसान नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इसका मतलब इसका जो रिमूवल होगा वो, अगर रिमूवल आप दूसरे कमिश्नर्स की कर रहे हो तो उसमें इन्वॉल्वमेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो चाहेगा तभी रिमूव हो पाएंगे। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, जो कि हार्डली ऐसा होता है कि वो पास हो और वो रिमूव हो जाए। तो इसका मतलब ये सभी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंजॉय करते हैं, तो इनको रिमूव करना इतना आसान नहीं है। ठीक है। इसका मतलब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई, दैट दे डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में अपना ऑफिस होल्ड नहीं करते, यानी ये
प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक अपने ऑफिस में नहीं रहते, ये इनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है, इन्होंने अपना समय पूरा करना ही होता है, और वो कितना होता है 6 years और 65 years विच एवर इज अर्लियर। तो आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने जो जो भी किया है आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, इलेक्शन कमीशन वाला टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि अब क्वालिफिकेशंस क्या हैं। क्वालिफिकेशंस क्या हैं इलेक्शन कमिश्नर की, ठीक है। उसके बाद टर्म, कंडीशन ऑफ ऑफिस, कौन कौन सी कंडीशंस में उनको अपने ऑफिस में सर्व करना है, इन चीज़ों के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं बताया हुआ। सो दीज थिंग्स आर नॉट मेंशन्ड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना, हमारे संविधान में इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए ना ही तो कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, ना ही किसी भी क्वालिफिकेशन का जिक्र हमारे संविधान में नहीं है, टर्म का जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। इसकी जो डिस्क्रिशन थी वो किसके ऊपर छोड़ दी गई थी, इसका फैसला किसके ऊपर छोड़ दिया गया था, प्रेसिडेंट के ऊपर। और प्रेसिडेंट ने क्या फैसला लिया था, 6 years और 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। कंडीशन ऑफ सर्विस, क्या क्या कंडीशन उनको फॉलो करनी पड़ेगी अपनी पोस्ट को सर्व करने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप बोलते हो कि ये ऑफिस इंडिपेंडेंट ऑफिस है, इंडिपेंडेंट जैसे कि मान लीजिए एक तो होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव, दूसरे होती हैं जुडिशरी और तीसरी होती है हमारी लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उन कानूनों को इन्फोर्स करवाएगा, और जो जुडिशरी होगी वो ये देखेगी कि जो कानून इन लोगों ने बनाकर इन्फोर्स करवाए हैं क्या उनकी वजह से जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट को तो कोई वायलेशन नहीं हो रही। तो ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, और इन्हीं के साथ जो बाकी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है वो ये सभी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, एसपीएससी, जो हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो ये सारी आपस में इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं। इनका मतलब ये होता है कि इनको रिमूव करना, ठीक है, इनको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है, यानी इनको रिमूव करना आसान नहीं होता। उसके बाद जो इनकी सैलरीज होती हैं वो सीधा सरकारी खजाने से आती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती हैं। इनके जो इसका मतलब होता है कि इनकी सैलरी के ऊपर पार्लियामेंट में कोई भी बहस नहीं होती, जिसको आप बोलते हो कि पार्लियामेंट वोट नहीं करती। सीधी की सीधी जो इनकी सैलरी होती है वो सरकारी खजाने से आती है, ठीक है। इसके बाद जब वो अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, अपनी पोस्ट पे बैठ जाते हैं, उसके बाद उनकी जो सैलरीज होती हैं या उनकी अलाउंसेस होती हैं उनको कम नहीं किया जा सकता, यानी कैन नॉट बी यूज्ड टू देयर डिसएडवांटेज। बढ़ा सकते हो आप, डिसएडवांटेज नहीं होनी चाहिए उनके लिए, कम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब होता है कि ये सारे के सारे ऑफिसेज इंडिपेंडेंट ऑफिसेज हैं। अब इसमें चौथी बात ये आती है कि जो लोग अब इसमें काम कर जाएंगे वो कोई और काम नहीं करेंगे रिटायरमेंट के बाद। जैसे अब जजेस हैं, जुडिशरी है, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर से, तो ये माना जाता है कि जो जजेस हैं वो रिटायरमेंट के बाद अपने घर बैठ जाएंगे या जुडिशरी में ही कोई और पोस्ट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बट वो क्या करेंगे, वो किसी एग्जीक्यूटिव में या लेजिस्लेचर में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनको आपस में अलग अलग किया गया है, इंडिपेंडेंट रखा गया है तीनों चीज़ों को। तो उसी प्रकार से ये जो ऑफिसेज होते हैं, ये जो बॉडीज़ होती हैं, ये भी इंडिपेंडेंट है। तो काफ़ी सारी बॉडीज़ जैसे यूपीएससी है, वहाँ पे बताया जाता है कि यूपीएससी के मेंबर रिटायर होने के बाद कोई भी और काम नहीं करेंगे, सरकारी काम और नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वो वर्क नहीं करेंगे। बट जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, बीइंग एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होने के नाते भी इसमें हमारे संविधान में ये नहीं बोला गया कि आप रिटायरमेंट के बाद कोई और काम
नहीं करोगे। यानी ये एक मतलब ये चीज़ अंडरस्टूड है कि अगर आप इलेक्शन कमिश्नर हो, आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो, तो इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब होता है कि आप किसी के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप रिटायर हो जाते हो तो आप अपने घर पे बैठ जाओगे, भारत की सरकार के अंडर आप और कोई काम नहीं करोगे, ठीक है। बट हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन के लिए ये चीज़ नहीं बोली गई है। तो इसका मतलब द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, members of election commission are not debarred, not debarred यानी उनको मना नहीं किया गया, उनको ये भी नहीं बोला गया कि आप जाके काम करो, बट उनको मना भी नहीं किया गया। तो members of are retiring members of election commission are not debarred from any other government employment, कोई भी और सरकारी गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको मना नहीं किया गया। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा क्या मतलब था मेरा ये कहने का, क्या मतलब था मेरा इंडिपेंडेंट बोलने का। जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स करते जाएंगे, जैसे यूपीएससी करेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन एंड ये सब, तो यहाँ पे हम ये इंडिपेंडेंस जो वर्ड है वो बार बार रिवाइज करते जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो अब क्या क्या पावर्स होती हैं इसके पास, क्या क्या इसके फंक्शंस होती हैं, वो अच्छे से आप देख लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शंस। तो अब इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि इंडिया में, भारत में इलेक्शंस करवाने। किस किस के इलेक्शंस करवाने? प्रेसिडेंट के कंडक्ट इलेक्शंस। किसके इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं? मैंने आपको बोला था कि 4 टाइप ऑफ इलेक्शंस है जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। किस किस के? ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन पार्लियामेंट एंड देन स्टेट लेजिस्लेचर। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये चारों के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इसके अलावा ये जो एमपीज होंगे या जो एमएलएज होंगे वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आएंगे, या फिर पूरे भारत को, जब आपको पता होगा कि जब हमारे इलेक्शंस होते हैं, देखिए जब हमारे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या एमएलएज के इलेक्शन होते हैं, तो हमें पता होता है कि जो हमारा एरिया होता है वो काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड होता है, पटा हुआ होता है, जिसको आप हल्का भी बोल देते हो, ठीक है। तो आप बोलते हो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा एमपी उठा है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा एमएलए है जो कंटेस्ट कर रहा है। अगर लेजिस्लेचर के इलेक्शन होंगे तो आप बोलोगे कि सपोज मान लीजिए कि पार्लियामेंट के, लोकसभा के इलेक्शन है, ठीक है। तो आप ऐसे बातें नहीं करते कि आपकी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा एमपी खड़ा हुआ है, इधर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा एमपी खड़ा हुआ है। फिर जब वोटिंग आती है, जब इलेक्शंस आते हैं और उसके बाद वोट्स काउंट होती हैं, तो हम बोलते हैं कि ये फलाने वाले एरिया से ये वाला एमपी जीत गया, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये वाला एमपी विन कर गया। तो अब वो भारत को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस प्रकार से बांटना है, तो वो भी कौन बताता है? इलेक्शन कमीशन बताता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा भारत है, तो भारत के यहाँ से ये वाला एमपी उठेगा, तो इस तरह से भारत को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ से जो एमपी खड़े होते हैं, जो जीतते हैं, तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो भारत को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटने का काम भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। तो इसका मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या बताता है? टेरिटोरियल एरियाज ऑफ
कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, ठीक है, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटना है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कितना कितना एरिया देना है, ठीक है। पॉपुलेशन देखी जाती है, सेंसस, जैसे कि सपोज अभी इलेक्शंस आएंगे तो 2021, अभी तो सेंसस हुए नहीं वैसे, तो उस सेंसस के आधार पर क्या किया जाएगा, पॉपुलेशन देखी जाएगी कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, फिर उस आधार पर क्या किया जाएगा, उसको आगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाएगा। तो ये भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, और किसकी मदद से करता है, थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन। तो एक कमीशन तैयार किया जाता है, डिलिमिटेशन कमीशन होता है वो, ठीक है। वो कमीशन क्या करता है, वही भारत को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटता है, और वो डिलिमिटेशन कमीशन कौन बनाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इस कमीशन को भेजता है, और ये भारत को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करता है पॉपुलेशन के आधार पर कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग रहते हैं और वहाँ से कैसे कैसे एमपीज उठेंगे। तीसरा काम होता है कि पार्टीज को रिकॉग्निशन देना, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, यानी कि जो पार्टीज होती हैं उनको रिकॉग्निशन देना, यानी उनको मान्यता देनी एज अ नेशनल और स्टेट पार्टी। अकॉर्डिंग टू देयर पोल परफॉर्मेंस, तो उनकी पोल परफॉर्मेंस के आधार पर, यानी कि जो वोटिंग होती है तो वोटिंग के आधार पर कि उनको कितनी कितनी वोट मिली हैं, कितनी सीट्स उनको मिली हैं लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट में, उसके आधार पर देखा जाता है कि कौन सी पार्टी होगी वो नेशनल पार्टी बनेगी और कौन सी पार्टी होगी वो स्टेट पार्टी बनेगी। और ऐसी जो रिकॉग्निशन है वो किसके द्वारा दी जाती है पार्टीज को, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। जैसे कांग्रेस है वो एक नेशनल पार्टी है, ठीक है, इसके अलावा बीजेपी है वो भी नेशनल पार्टी है, तो वो कौन सी इलेक्शंस मतलब कि लड़ती है, कौन से इलेक्शन वो कंटेस्ट करती है, सेंटर के इलेक्शन, केंद्र के इलेक्शंस। बाकी और आप रीजनल पार्टीज, जैसे आप श्रोमणी अकाली दल ले लो, तो वो क्या है, वो एक स्टेट पार्टी है, तो वो कौन से इलेक्शन लड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के इलेक्शन। तो ये किसके द्वारा बताया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके आधार पर बताया जाता है कि जो वोटिंग हुई थी इलेक्शंस में उनको कितनी कितनी वोट्स पड़ी थी, कितनी कितनी उनको सीट्स मिली थी, उसके आधार पर देखा जाता है कि कौन सी पार्टी नेशनल होगी और कौन सी स्टेट होगी। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि पार्टीज को कौन सा सिंबल असाइन करना है, ठीक है। जैसे कांग्रेस का सिंबल होता है, ऐसे पंजाब, इस तरह से जो बीजेपी का सिंबल होता है, तो कौन सी पार्टी को कौन कौन सा सिंबल असाइन करना है वो भी कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो एक्ट एज अ कोर्ट ड्यूरिंग डिस्प्यूट, तो अगर मान लो सिंबल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते समय कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है, कोई भी लड़ाई हो जाती है, पार्टीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो उस टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा वो कोर्ट का काम भी करता है, यानी कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेगा वो ही लास्ट फैसला होता है और वो सभी पार्टीज को मानना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखो तो इसके अलावा जो रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स तैयार किए जाते हैं। इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली लिस्ट होती हैं कि भारत में कितने नागरिक हैं जो कि वोट डालेंगे। वोटर की जो लिस्ट होती है ना उसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। तो उसको प्रिपेयर भी ये करते हैं, प्रिपरेशन करना हो, ठीक है, या फिर उसमें क्या करने हो, कोई चेंजेस करने हो या मॉडिफिकेशंस करनी हो, किसमें, ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स बेसिकली क्या होता है, जो वोटर्स की लिस्ट होती है कि कितने वोटर्स हैं, कितने एलिजिबल पर्सन हैं जो कि वोट करेंगे, तो वो भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होती है, इसके अलावा और क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि वो व्यक्ति जो कि वोट्स डालेंगे, वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, उनकी भी क्या किए जाते हैं, लिस्ट तैयार की जाती है। तो वो भी किसके द्वारा की जाती है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती है। देन उसके बाद जो हमारे इलेक्शंस होंगे उसमें
पूरा कंडक्ट बनाकर रखना है, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोला जाता है, तो वो भी कौन लागू करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कि डिसिप्लिनरी तरीके से पूरे जो इलेक्शंस है वो हो जाएं। देन टू सुपरवाइज इलेक्शन मशीनरी फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्शन मशीनरी यानी कि जो कि ईवीएम मशीन्स रखी जाएंगी, इसके बाद जो अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, एनरोलमेंट के लिए जो ऑफिसर्स होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो होते हैं, देन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, इसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे, जो पुलिस मैन होती है, जो मीडिया होता है, देन ये जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं इनको अच्छे से कंट्रोल करने का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ताकि जो इलेक्शंस है वो फेयर इलेक्शंस हो और उसमें कुछ भी गड़बड़ी ना हो। उसके बाद ये भी सारा काम होता है इलेक्शन कमीशन का। देन डेट ऑफ इलेक्शंस, कि इलेक्शंस कब होंगे उसका डेट भी किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। देन नेक्स्ट होता है स्केड्यूल ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, किस दिन इलेक्शंस रखे जाएंगे, उससे पहले कोड ऑफ कंडक्ट कब लग जाएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको आप बोलते हो, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? बेसिकली इलेक्शन से पहले जो ये लग जाता है, जहाँ पे समा दिया जाता है अलग अलग पार्टीज़ को कि वो अपनी नॉमिनेशंस फाइल करें। देन उसके बाद उनको समा दिया जाता है कि वो अपना जो रैलीज़ होती हैं, है ना, वो निकालें, मैनिफेस्टोज दें अपने। तो ये सारा कोड ऑफ कंडक्ट ये भी कौन लगाता है? इलेक्शन कमीशन लगाती है। तो शेड्यूल कैसे होगा इलेक्शंस का, किस दिन कौन सी चीज़ होगी, ये भी इलेक्शन कमीशन बताएगा। डेट ऑफ इलेक्शन बताएगा। इलेक्शन मशीनरी को इंश्योर करेगा कि वो बढ़िया रहे ताकि इलेक्शंस फेयर हों। देन इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना, ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स ये आती हैं। इसके बाद और भी कुछ फंक्शंस हैं इसके। ओके, ये थोड़ा सा आप अच्छे से फोकस से सुनना ये बात मेरी। तो एक और चीज़ आती है कि सपोज कोई एमपी है, वो लोकसभा में अपॉइंट हो गया या राज्यसभा में, यानी लोकसभा में वो इलेक्ट हो गया या वो राज्यसभा में इलेक्ट हो गया। तो दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है अपनी सीट से, उसको बाहर निकाला जा सकता है अपनी पोस्ट से। तो वो तरीके कौन से होते हैं? सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि वो जो पर्सन है, अगर वो एक पार्टी का मेंबर है और इलेक्ट होने के बाद बोले कि मुझे तो दूसरी पार्टी में जाना है, अगर वो इंडिपेंडेंट मेंबर है और इलेक्ट होने के बाद बोले कि मुझे तो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करना है, अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर है और उसको 6 मंथ का समय दिया गया था किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का और उसने वो समय वेस्ट कर दिया और 6 मंथ के बाद वो बोल रहा है कि मुझे इन दोनों में से किसी भी एक पार्टी को ज्वाइन करना है, तो इसके बेसिस पर क्या होगा? उस पर कौन से चार्जेस लगेंगे? एंटी डिफेक्शन के चार्जेस लगेंगे। हमने ये बात बहुत बार पहले कर चुके हैं हम। एंटी डिफेक्शन के चार्जेस लगेंगे और ये चार्जेस को डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा में स्पीकर डिसाइड करेगा और राज्यसभा में चेयरमैन जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो डिसाइड करेंगे। अगर लोकसभा में स्पीकर ने बोल दिया कि इसके ऊपर एंटी डिफेक्शन का चार्ज लगेगा तो उसके ऊपर लगेगा वो चार्ज। इसी प्रकार से ये बात राज्यसभा में चेयरमैन बोलेगा तो उस पर्सन को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। कौन से चार्जेस पर? एंटी डिफेक्शन के चार्जेस पर। यानी जो पहला तरीका होता है वो होता है एंटी डिफेक्शन का, अगर किसी को डिसक्वालीफाई करना है, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है कि उस व्यक्ति ने मान लो इलेक्शन में कोई गड़बड़ी की है या उसके ऊपर कोई उसने करप्शन कर दी या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, सही नहीं है वो व्यक्ति, या फिर वो व्यक्ति को 2 साल या उससे ज़्यादा समय की जेल हो चुकी है, ठीक है, किसी भी क्राइम के लिए। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो व्यक्ति को डिसक्वालीफाई करना पड़ेगा। तो दूसरी तरह की जो डिसक्वालिफिकेशंस होती है ड्यू टू करप्शन या फिर
क्या बोल सकते हो आप उसको, इम्प्रिजनमेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जो चार्जेस होते हैं एंड सो ऑन, तो इसकी वजह से अगर डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो अब ये दो तरह की डिस्क्वालिफिकेशन, एक एंटी डिफेक्शन और एक इस कारण की वजह से वो उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। अगर एंटी डिफेक्शन की वजह से उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा तो इसका फैसला तो कौन लेगा, स्पीकर लेगा लोकसभा में और चेयरमैन लेगा राज्यसभा में। और अगर इसकी वजह से डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा तो इसका फैसला पार्लियामेंट में कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा। किससे कंसल्टेशन करने के बाद, इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन करने के बाद। और स्टेट लेजिस्लेचर में कौन लेगा, गवर्नर लेगा। किससे कंसल्टेशन करने के बाद, इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन करने के बाद। तो इसका मतलब कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका एक और भी फंक्शन है। वो क्या फंक्शन है कि एडवाइसेस, वो क्या करता है, एडवाइस करता है किसको, प्रेसिडेंट को, ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर किसी एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। दूसरा इसका फंक्शन है कि एडवाइस करेगा किसको, गवर्नर को, एडवाइसेस गवर्नर ऑन किसके लिए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए। अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है इन चार्जेस की वजह से तो ये गवर्नर को क्या करेगा, एडवाइस करेगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर किसी एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है इन चार्जेस की वजह से तो ये एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये भी इनके फंक्शंस है। तीसरी बात, ये और भी एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, एडवाइसेस प्रेसिडेंट टू advises president whether elections can be held in a state under president's rule। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट है, जिस स्टेट में मान लो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो उस टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि प्रेसिडेंट रूल के अंडर जो स्टेट है क्या हम उसमें इलेक्शन करवा सकते हैं या इलेक्शन नहीं करवा सकते। इसी प्रकार से मान लो देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो उस टाइम पे भी जो इलेक्शन कमीशन है वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि हमें लोकसभा के इलेक्शन क्या हम करवा सकते हैं इमरजेंसी में या नहीं करवा सकते। अगर नहीं करवा सकते होंगे तो वही जो उसका टाइम पीरियड होगा लोकसभा का वो 1 साल और आगे बढ़ा दिया जाएगा। बट अगर इलेक्शन पॉसिबल हुए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद इलेक्शन हो सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी। तो ये कुछ फंक्शंस थे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। इसके साथ साथ हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने टेन्योर, जो क्वालिफिकेशंस, जितना भी उसके बारे में संविधान में लिखा हुआ था, रिमूवल प्रोसेस, अपॉइंटमेंट, कंपोजिशन, पावर्स, फंक्शन, ये सब हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।